नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। आज मजीद केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,000 से बढ़ चुकी है। अमवात 300 से ज्यादा हो चुकी हैं। सिर्फ 24 घंटे के दौरान 20 अफराद जाँ बहक हुए। आज से एक महीना पहले नाज़रीन 25 मार्च तक मुल्क में कोरोना के 1000 केसेस थे और सिर्फ एक महीने में मजीद 13,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4000 टेस्ट किए, जिनमें से 335 नए केसेस सामने आए और इनमें से 258 केसेस सिर्फ कराची से थे। ताहम वज़ीर आला सिंध कहते हैं सूबे में कोरोना के फैलाव की शरह में कमी आ रही है। वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,640 है, जिनमें से 1,384 तो सिर्फ लाहौर में है। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं सूबे में रोजाना 4 था 5,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब स्मार्ट टेस्ट का आगाज भी किया जाएगा। कोरोना से लड़ने वाला तिब्बी अमला भी बीमारी का शिकार हो रहा है। तिब्बी शोबे से वाबस्ता 399 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। इनमें 193 डॉक्टर्स, 61 नर्सेज और 145 दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। मावरे खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने तिब्बी अमले की फलाह बहबूद के लिए एक पैकेज का ऐलान किया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि जाँ बहक होने वाले हेल्थ वर्कर्स को शहीद का दर्जा दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से तिजारती सरगर्मियां भी मशरूत तौर पर बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। महकमा दाखिला को तिजारती मराकज खोलने के लिए SOP तैयार करने की हिदायत कर दी। हतमी फैसले के लिए कल वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें तय किया जाएगा कि कौन सी मार्केट कब और कितने दिन खोली जाएगी। कोरोना की वजह से ही दीगर अमराज में मुब्तला मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई हैं और सिर्फ इमरजेंसी केसेस देखे जा रहे हैं। इस वजह से रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन आने वाले मरीजों की तादाद में कितनी कमी आई है और क्या इनकी देखभाल की जा रही है, इस पर हमने बात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर में मौजूद अपने रिपोर्टर्स से। हमारी टीम आज पूरा दिन देखती रही कि सूरत हाल क्या है इन तमाम शहरों में, तो वो भी एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे ही उनको अगर कहा जाए तो बजा होगा। हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले चलेंगे कराची। वहां पर हमारे नुमाइंदे शाहनवाज मौजूद है। शाहनवाज, कराची में सूरत हाल क्या है? कोरोना पेशेंट्स के अलावा जो OPDs है, दीगर मरीज आ रहे हैं, उनको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, कोरोना वायरस की वजह से शहर भर में माशी सरगर्मियां तो मुअत्तल हैं ही, वहीं सेहत का शोबा भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहर के 80% जो अस्पताल हैं वहां पर ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें दिल के सबसे बड़े अस्पताल कार्डियो की, जहां रोजाना 125 के करीब ऑपरेशन हुआ करते थे, अब वहां पर सिर्फ 25 ऑपरेशन हो रहे हैं। और यही हाल दीगर अमराज का है। दिल के अलावा गुर्दे और जो कैंसर के मरीज हैं, आंखों के मरीज हैं, वहां भी अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। शहर भर की जो है OPDs को भी बंद कर दिया गया है। शहरी बहुत परेशान है और उनका कहना है कि मरीजों को वो कहाँ लेके जाएं, और मरीज जो है खासे परेशान है। जिनकी डेट्स दी गई थी इन लॉकडाउन के दौरान, उन डेटों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसी वजह से कई अमवात भी सामने आ रही हैं। जी, जानते हैं लाहौर की सूरत हाल। दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है। दानियाल, लाहौर में सूरत हाल क्या है? यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी सहूलियात के अलावा जो आम पेशेंट्स हैं उनको क्या सहूलियात दी गई हैं? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, इसी तरह ही है कि पंजाब के अंदर जितने भी जो अस्पताल हैं उनके अंदर पहले बहुत ज़्यादा रश हमें देखने में आता था, लेकिन अब वहाँ पे जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं लाहौर की अगर बात करें तो म्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, इसी तरह से गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं उनकी बड़ी तादाद है। लेकिन ये सवाल कि कितना फ़र्क पड़ा है इस तादाद के अंदर जो कि पहले केसेस रिपोर्ट होते थे मुख्तलिफ बीमारियों के और OPDs के अंदर जो पेशेंट्स आते थे उनमें खासा फर्क पड़ा है। जिस तरह इदादो शुमार जो कि पंजाब गवर्नमेंट के इदादो शुमार हैं उन्हीं की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो कल तक जो जिस तरह के लाहौर जनरल हॉस्पिटल है उसकी इमरजेंसी के अंदर जो है वो 1585 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए इमरजेंसी के अंदर। इसी तरह उनकी OPD के अंदर जो है वो 1018 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, जो लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल थी, उसके अंदर लाहौर जनरल अस्पताल की जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें तकरीबन 2500 मरीज लाए जाते थे इमरजेंसी के अंदर मुख्तलिफ केसेस के अंदर, और इसी तरह उनकी OPD जो है उसके अंदर 4 से लेकर 4500 तक जो है वो 4000 से 4500 तक जो पेशेंट्स हैं वो OPD के अंदर आते थे मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ लेने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए। तो अब उनकी तादाद जो है वो खासी कम है। इसी तरह जिन्ना हॉस्पिटल जो लाहौर का एक बड़ा मेजर हॉस्पिटल है उसके अंदर जो कल तक की रिपोर्ट है उसके अंदर 1000
3028 लोग जो हैं उन्होंने इमरजेंसी का रुख किया। लेकिन जो इससे पहले की सूरत हाल है, जो लॉकडाउन से पहले की है, वहां पर तकरीबन 3000 पेशेंट्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो इमरजेंसी है उसका रुख करते थे। इसी तरह जो ओपीडी है जिना हॉस्पिटल की, उसके अंदर 552 अफराद जो हैं उन्होंने ओपीडी का रुख किया। और अब पहले जो लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल है उसमें तकरीबन 4000 अफराद जो है वो इसकी ओपीडी का रुख करते थे। न्यू हॉस्पिटल जहां पर कोरोना वायरस के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, न्यू हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर हैं CEO असद असलम, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी जो इमरजेंसी के अंदर उनके पास कल पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान वो 1002 हैं, जबकि उनकी इमरजेंसी के अंदर जो रोजाना की बुनियाद पर जो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो तकरीबन 4000 पेशेंट्स हैं जो कि इमरजेंसी में लाए जाते थे, जो लॉकडाउन से पहले था। और उनकी ओपीडी के अंदर जो 24 घंटे की फिगर है उसमें तकरीबन 587 पेशेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान। और अब जो है वो उनके जो पहले जो रिपोर्ट होते थे वो 9000 पेशेंट से। एक्सीडेंट्स में भी खासी कमी आई है। जो एक्सीडेंट्स पहले लाहौर के अंदर रिपोर्ट हो रहे थे वो 7000 एक्सीडेंट से पर डे के, और अब एक्सीडेंट्स में जो है वो हाफ एक्सीडेंट्स जो है वो लाहौर के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब जो फिगर है रेस्क्यू 1112 की, उसके मुताबिक 3461 एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि आधी हिस्से का बिल्कुल फर्क है। जो जितने भी ओपीडीज हैं या इमरजेंसीज हैं या रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें खातिर का फर्क पड़ा है इस लॉकडाउन की वजह से, पंजाब के अंदर खास तौर पर लाहौर जो कि बड़ा शहर है उसके अंदर भी। ठीक है दानियाल उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चलते हैं जी इस्लामाबाद, वहां पर हमारी नुमाइंदा फरहा मौजूद है। फरहा, इस्लामाबाद में केसेस की तादाद कम रही कोरोना के, लेकिन अस्पताल, मयारी अस्पताल वहां पर मौजूद है, तो दीगर जो पेशेंट्स हैं कोरोना के अलावा उनकी सहूलियात का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। अगर नॉर्मल दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 के करीब पेशेंट्स आते थे और अपना ये चेकअप कराते थे, ख्वाह वो ओपीडी हो या इमरजेंसी हो। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो यहाँ पर मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 60 से 70 बल्कि 80% तक ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों की तादाद कम हो गई है। उसकी एक तो वजह यह है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ओपीडीज नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी को डील किया जाए, और इमरजेंसी में भी बहुत लिमिटेड लोगों को देखा जा रहा है। पहले अगर बात की जाए तो एक्सीडेंट के केसेस थे, शाम के औकात में लोग जिसकी किसी की तबीयत खराब हुई है वो भी अस्पताल का रुख करता था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर यानी पिम्स अस्पताल में और इस्लामाबाद का जो दूसरा बड़ा अस्पताल है पॉली क्लिनिक अस्पताल, वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम की गई हैं जो कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए, तो ज़्यादातर यहाँ पर वही मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से भी यही हिदायत दी जा रही है कि कोशिश करें कि घरों में ही रहें। इससे काफ़ी हद तक पेशेंट्स मुतासर हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर गायनी ओपीडी खुली है, गायनी वार्ड खुली है, साथ ही साथ चिल्ड्रन ओपीडीज खुली हैं, लेकिन इसके अलावा सारा जो चेकअप है वो बंद है। शहरी जो है वो कोशिश यही करें कि घरों तक ही महदूद रहें। अगर बात करें इस्लामाबाद में प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी काफ़ी हद तक काम छोड़ा हुआ है, वो पेशेंट्स को नहीं देख रहे। अगर पेशेंट्स को देखा जाता है तो उसमें ये किया जाता है कि एक तो वो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसके बाद एक बड़ी लिमिटेड तादाद में यहाँ पर पेशेंट्स वो अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं। कोशिश यही की जाती है कि टेलीमेडिसिन या डॉक्टर को फ़ोन करके उनसे पूछ लिया जाए कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स तो ओपन है। ओवरऑल इस्लामाबाद की यही सूरत हाल है। जी ठीक है फरहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आप चलते हैं जी कोयटा। कोयटा में हमारे नुमाइंदे आसिम खान मौजूद हैं। आसिम, कोयटा में इस वक्त ओपीडीज की सूरत हाल क्या है? क्या वहां पर डॉक्टर्स मौजूद हैं? जो मौजूद हैं उनको पीपीई फराहम किया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि ओपीडीज में भी बाज़ औक़ात कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं, तो यहां पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज गुज़िश्ता एक माह से बंद हैं। कोयटा के दो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल, जहां पर कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर से मरीज़ बड़ी तादाद में इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। अमूमन यहाँ पर 1200 से 1400 लोग ओपीडीज़ में कोयटा के सिविल अस्पताल में और इसी तरह बीएमसी अस्पताल में आते हैं। ताहम इन दिनों ये तादाद इंतहाई कम है, तकरीबन 10% तक ये तादाद रह गई है। कोयटा के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी में ही इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो मरीज़ों की एक बड़ी तादाद है जो दीगर अजला से यहाँ पर आती थी, लेकिन अब उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा है। ताहम वहाँ पर उनको ये मुश्किल है कि वहाँ पर उन्हें भारी भरकम फ़ीसें अदा करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। ताहम एक माह के दौरान जो ओपीडीज़ हैं वो बंद रहने के बाद मज़ीद भी
इसमें तोसी का फैसला किया गया है और अब तक कोई इसको ख़त्म करने के हवाले से फैसला नहीं किया गया। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। अब चलते हैं जी पिशावर, वहां पर फयाज अहमद मौजूद है। पिशावर में क्या है सूरत हाल? कोरोना पेशेंट्स के अलावा जो मरीज हैं उनको किस तरह से संभाला जा रहा है, उनकी टेक केयर किस तरह की जा रही है? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस फैलाव के खदशे के बाद ओपीडी सर्विसेज मुअत्तल कर दिए गए थे और ताहाल जो शहर के सबसे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे अगर सूरत हाल देखा जाए तो ओपीडी सर्विस बहाल नहीं हुई। ताहम मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए ट्राइज सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया गया है। ट्राइज सिस्टम में पहले मरहले में स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर चेक किया जाता है और फिर उसके बाद जो है फासला रख कर जो डॉक्टर हजरात हैं वो पहले मरीज़ का मुआयना करते हैं, उससे अलामात पूछते हैं और फिर उसके बाद ही उसको मुतलका वार्ड, अगर बहुत सीरियस है तो उसको मुतलका वार्ड शिफ्ट किया जाता है। फिर वहाँ से अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता है तो फिर उसको जो है वो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स की तरफ मुंतकिल किया जाता है। पहले शहर के बड़े अस्पतालों की बात करें तो 2000 से 3000 पेशेंट्स पर डे यहाँ पर ओपीडी में आते थे, लेकिन अब वो पेशेंट्स ना होने के बराबर है। ताहम जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो अब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी कमी नज़र आ रहा है। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक, लेडी ड्रिंक अस्पताल चूँकि सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके मुताबिक पहले 1500 केसेस इमरजेंसी के आते थे तो अब जो है वो घटकर 700 साढ़े 700 के करीब जो केसेस है वो आ रहे हैं। ठीक है फयाज, पिशावर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर नुमाइंदगान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने में अपडेट किया। ये तो है पाकिस्तान की सूरत हाल। यहाँ पर हमें कोरोना काबू करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दुनिया का खित्ता ऐसा है जो तकरीबन कोरोना फ्री हो चुका है। हम बात करेंगे नाजरीन न्यूजीलैंड की। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ते बढ़ते 30 लाख के करीब पहुंच चुकी। हलाकतें 2,12,000 से बढ़ चुकी हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं, कारोबार बंद है, निजाम जिंदगी मुअत्तल। लेकिन अब चीन के बाद एक और मुल्क ने भी कोरोना को शिकस्त दी है और ये मुल्क न्यूजीलैंड है नाजरीन, जहां हर गुजरते दिन कोरोना के मरीजों की तादाद कम होती गई। पहले रोज सामने आने वाले मरीजों की तादाद कम होते होते 2 फिगर्स में आई, फिर 10 से कम हो गई और गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड में कोरोना का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। जो न्यूजीलैंड कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा कर चुका है, लेकिन अभी इस जीत का जश्न नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जानती हैं अभी एहतियात के दामन को थामे रखना जरूरी है। न्यूजीलैंड ने ये जंग ऐसे ही नहीं जीत ली, इसके लिए बर वक्त फैसले किए गए, इन फैसलों पर अमल कराया गया और ये सब करते हुए वक्त जाया नहीं किया गया। न्यूजीलैंड ने वो किया जो बहुत से दूसरे ममालिक नहीं कर सके। आदि तौर पर न्यूजीलैंड ने वायरस को 3 तरीकों से शिकस्त दी: जल्द हरकत में आना, बड़े पैमाने पर टेस्ट करना और साइंस पर भरोसा करना। जी हाँ, साइंस पर भरोसा करना, क्योंकि साइंस न्यूजीलैंड को बता चुकी थी कि अगर बर वक्त एक्शन न लिया तो बीमारी काबू से बाहर हो जाएगी। जिस वक्त न्यूजीलैंड में कोरोना केसेस की तादाद 102 पर पहुंची तो उसी वक्त इस डाटा का इटली से मवाजना किया गया और फिर फैसला किया गया कि अगर न्यूजीलैंड ने भी वही किया जो इटली ने किया है तो एक दिन न्यूजीलैंड के साथ वही होगा जो के साथ हुआ। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने जिन सख्त इक़दामात का अपने बयान में जिक्र किया वो सख्त इक़दामात अमली तौर पर किए भी गए ना। 14 मार्च को फैसला किया गया कि बाहर के मुल्क से कोई न्यूजीलैंड आया तो इसे 2 हफ्ते के लिए खुद को अलग करना होगा, आइसोलेट करना होगा। 19 मार्च को बैरून मुल्क से न्यूजीलैंड आने वाले तमाम अफराद पर पाबंदी। फिर नाज़रीन 23 मार्च को न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि उस वक्त बाकी दुनिया के मुकाबले में न्यूजीलैंड में केसेस कम थे, लेकिन न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जानती थी कि इस वायरस के फैलाव की रफ्तार क्या है। अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो वायरस इन्हें हरा देगा। उनके बाद अगला मरहला था बड़े पैमाने पर टेस्ट करने का, ताकि कोरोना के मरीजों को अलग किया जाए, उनका इलाज किया जाए और बीमारी का फैलाव रोका जाए। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख के करीब है नाज़रीन और इसने 1,26,000 टेस्ट किए। रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की सलाहियत 8,000 अफराद तक बढ़ाई गई। बड़े पैमाने पर लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के नताइज निकले। न्यूजीलैंड में सिर्फ 1,472 अफराद कोरोना का शिकार हुए। अमवात की तादाद सिर्फ 19 रही। कोरोना का एक मरीज कम से कम 2 अफराद तक ये मर्ज इंतकिल कर सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड में वायरस मुंतकिल होने की शरह कम होकर 0.4% तक आई। ने 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया। आज 28 अप्रैल है। यूं सिर्फ 1 महीने में न्यूजीलैंड ने कोरोना पर काबू भी पा लिया।
वहां 5 हफ्ते तक सख्त लॉकडाउन रहा, मुकम्मल लॉकडाउन रहा। इसे लेवल 4 लॉकडाउन कहा गया और सोमवार के बाद इसमें नरमी कर दी गई। अब इसे लेवल 3 का लॉकडाउन कहा जाएगा। अब न्यूजीलैंड की 75% मईशत का पहिया नाजरीन वो दोबारा से चल पड़ा है। एक वक्फा लेंगे ना, बाद बताएंगे कि पाकिस्तान में कम्युनिटी ऐसी है जिसको पहले ही दीवार से लगा रखा गया था, लेकिन अब कोरोना ने मजीद हालात खराब कर दिए हैं इस कम्युनिटी के। बात करेंगे वक्फे के बाद। ख्वाजा सराओं के हालात पहले भी अच्छे नहीं थे। लोगों की नापसंदीदगी की वजह से ये लोग पहले ही आइसोलेशन का शिकार थे, लेकिन लॉकडाउन ने इस महरूम और ठुकराए हुए तबके को और भी तन्हा कर दिया। ये लोग सड़कों और बाजारों में भीख मांगते थे, लोगों की हर खुशी में पहुंचते थे, कहीं झिड़कियां सुनते थे तो कहीं बेहुदा मजाक का निशाना बनते थे, और जो मिलता था इसी से गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन लॉकडाउन ने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। अब शादी ब्याह जैसी तकरीबात पर पाबंदी है, सड़कें और बाजार वीरान है। ना भीख मांग कर गुजारा कर सकते हैं, ना ही नाच गाकर कमाई कर सकते हैं। आमदन के महदूद जराए भी बंद हो चुके हैं, इसीलिए मजबूर होकर ये लोग हुकूमत से अपीलें कर रहे हैं। लोग अपीलें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको तो हुकूमती इमदाद तक रसाई नहीं है, और इसकी वजह है शनाख्ती कार्ड्स का ना होना, और हुकूमती 12,000 रुपयों के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी शर्त है। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद के हवाले से कोई हतमी आदोशुमार दस्याब नहीं है नाज़रीन। 2017 की मरदमशुमारी में पहली बार ख्वाजा सराओं को भी गिनती में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 10,418 शहरी ख्वाजा सरा हैं। लेकिन इनके हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों का कहना है कि यह तादाद दुरुस्त नहीं है, और असल में यह तादाद कम अज कम 4 से 5 लाख के दरमियान। अगर देखा जाए तो यह कोई बड़ी तादाद नहीं। अगर हुकूमत संजीदा हो तो इन तमाम अफराद तक इमदाद पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस हवाले से फलाही तंजीमों में अल खिदमत फाउंडेशन का किरदार सबसे बेहतर नजर आता है, जिन्होंने दीगर मुस्तहक तबकात के साथ साथ ख्वाजा सराओं को भी देखा। इस हवाले से रवा माह के आगाज में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अल खिदमत रजाकारों को ख्वाजा सराओं के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की। ख्वाजा सराओं का भी कहना है कि इमदाद के लिए न हुकूमत और न किसी और इदारे की जानिब से उनके साथ राबता किया गया, सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने उनकी मदद की है। हजरात की नजरों से ओझल तबके की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के अलावा खुद ख्वाजा सरा भी काम कर रहे हैं और अपनी बिरादरी के मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी को हम दूसरों के हाथों की तरफ देखने की बजाय खुद इस तरह की कैंपेन स्टार्ट करें, जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को उनके घरों पे राशन और खाने पीने की जो है वो हम चीज़ें दें। हमें राशन मिला है और सफाई के लिए बताया गया है, और अपना भी ख्याल रखना और दूसरे का भी ख्याल रखना। ख्वाजा सराओं की इमदाद के लिए पुलिस की जानिब से भी अच्छे इकदाम सामने आ रहे हैं। 2 हफ्ते कबल रावलपिंडी पुलिस राशन लेकर ख्वाजा सराओं के घरों तक पहुंची थी। और खिदमत फाउंडेशन की तरह दीगर इदारों को भी इन लोगों की इमदाद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हर किसी की खैर मांगने वाले और दुआया फिक्रे कहने वाले ये लोग सड़कें वीरान होने के बाद सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। लॉकडाउन ने ख्वाजा सराओं को सिर्फ माली तौर पर ही नहीं मुतासर किया, बल्कि इससे उनकी जिंदगियों को भी संगीन खतरात लाहक हुए हैं। नाजरीन, 2017 के एक बायोलॉजिकल एंड सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 7 से 8% ख्वाजा सरा HIV जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस इन लोगों के लिए इलाज और अद्वियात के लिए एक ट्रीटमेंट सेंटर तक रसाई जो है वो मुश्किल हो चुकी है। लेकिन इन लोगों के इलाज और उनकी माली इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से ठोस इकदाम नजर नहीं आ रहे। ख्वाजा सराओं की इमदाद के हवाले से बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं इस वक्त ख्वाजा सरा कम्युनिटी की लीडर हैं, सरबराह हैं अलमास बॉबी साहिबा। अलमास बॉबी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अल खिदमत फाउंडेशन के रूहे रवा अब्दुल शकूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलमास साहिबा, मुश्किलात क्या आ रही हैं? एक तो पहले ही आप लोग मार्जिनलाइज थे, आप लोग एक ऐसी कम्युनिटी थे जो नजरअंदाज किए जाते रहे हैं, तो अब कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, कारोबार बंद, आपका भी काम बंद, मुश्किलात क्या हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, आपने मुझे लिया। तो आपको सारी दुनिया को पता है कि हमारे तो फंक्शनों पे पाबंदी होती है। वो कह रहे जी दफा 144 लगी हुई, स्पीकर साउंड नहीं चल सकते। मांगने के लिए जाते हैं तब भी पुलिस पकड़ के ले जाती है उनको कि जी वो मांगना जुर्म है, वो उन पे वो FIR दे देते हैं, फिर अदालत
मैं हालांकि जज कहते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि इनको आप पकड़ के ले आते हैं, इनको छोड़ देते हैं जाएंगी। देखिए मुश्किल में तो है ना, जिस तरह सारी दुनिया क्राइसिस में आई हुई है, इसी तरह हम लोग आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो जाहिर है हमने भी मुश्किल में आना है। लेकिन अब क्या करें, हमारे जो लोग हैं ना वो हर हाल में खुश रहते हैं। ये एक इनकी बात जरूर है कि वो रोना धोना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मर गए लुटे गए, ये नहीं है इनमें। ये हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं, सूखी रोटी खा के भी खुश हैं, मिल गया तो तब भी खुश है, ना मिला तब भी खुश है। कुछ एनजीओ ने दिया, इधर राशन दिया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन वो उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह गवर्नमेंट को देना चाहिए था। गवर्नमेंट को देखें, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, जो 12,000 रुपए इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम दे रहे हैं, मेरे को 50 मिलने वाले लोग हैं जिन्होंने गरीब हैं, उन्होंने वो मैसेज किए हैं 8171 पे, पता नहीं क्या नंबर था, उन्होंने कहा जी हमें तो वो कहते नहीं जी आप इस काबिल ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती वो 12,000 रुपए किधर दिया गया, मुझे ये पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी वो सोने जी उस्मान बुज़दार साहब ने 10 करोड़ वुकला में तकसीम किया, जो वो थे, तो 5 करोड़ मुझे भी दे दे, मैं अपने लोगों में तकसीम कर दूं और उसका बकायदा प्रूफ होगा, उसमें करप्शन नहीं होगी। अच्छा, तो 10 करोड़ उनको देंगे, आप ये कह रही हैं कि वो एहसास प्रोग्राम के तहत जो 12,000 रुपए मिलने थे, आपके मुशाहिदे में आया है कि आपकी कम्युनिटी के लोगों को वो नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जिन लोगों ने काम किया है जरा उनसे बात करते हैं। खुद फाउंडेशन के रूह वहां मौजूद है हमारे साथ। शकूर साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम चर्चे सुन रहे हैं कि खुद फाउंडेशन ने बहुत काम किया और अब तक माजरत के साथ अल खिदमत फाउंडेशन ने बहुत काम किया है और अब तक ये सिलसिला चल रहा है। सर अल खिदमत फाउंडेशन ख्वाजा सराओं के लिए क्या कर रही है, आप बताएं जरा, आप एक्सप्लेन करें, इनको भी हौसला होगा। और आपने अब तक ऑब्जर्व क्या किया है कि इन पर बीत क्या रही है सर इस लॉकडाउन की वजह से? अली हैदर साहब शुक्रिया, एक तो आपने करेक्शन भी खुद ही कर दिए, भी अच्छा हुआ। मेरा ताल्लुक अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ है। जी 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 जी। और मैं सच्ची बात है, मैं एतराफ़ करता हूँ कि हमें इस लॉकडाउन से पहले ख्वाजा सरा कम्युनिटी का उस तरह अंदाजा नहीं था जितना इस वक्त इस दौरान हुआ है। और मुझे खुशी है कि हमारी बरादर तंजीम जिसका आपने तज़किरा किया है अखुवत का, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इनके हवाले से काम किया है और अच्छा काम किया, और हम उनके साथ भी मिलकर इसमें मजीद जानना चाहते हैं। हमें इस मुहिम के दौरान अंदाजा हुआ, कराची में हमारे कुछ लोग ऐसी जगहों पे गए जहां एक एक कमरे में, तारीक कमरे में 20-20, 22-22 लोग रह रहे थे और सारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और मिजरेबल सूरत हाल। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि अगर मुझे ये अंदाज़ा पहले से होता तो शायद सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। और अब हम अलमास साहिबा से भी और बाकी लोगों से भी चाहेंगे कि क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, इनके साथ हम अपने व्यूज़ भी एक्सचेंज करें और इसको करें। लेकिन हमने कराची में, लाहौर में और बाकी अहम मुकामात पे अपनी अल खिदमत की सारी कम्युनिटी को कहा कि वो उन आबादियों में ढूंढें इन्हें और इनके दहलीज पर राशन पहुंचाने का बंदोबस्त करें। जहां जहां कमी है हम इंशाल्लाह उसको सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि आपकी बात उन्होंने सुनी है तो वो आपसे कोऑर्डिनेशन में आएंगे, उन्होंने फरमाया अभी जी। और दूसरा एक और हम करना चाहते हैं जी, वो अलमास साहब एक लम्हा दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि वो बात मुकम्मल कर लें फिर आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखिएगा। जी शकूर साहब। अच्छा, मैं उसमें जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो हमें रमजान के इस महीने में एक्सपेडाइट करेंगे इनकी कम्युनिटी में जहां जहां हमें मालूमात मिलती हैं, और अगर हमें कोई मदद भी मिलती है यानी ट्रेस करने में, तो हम दोनों चीजें करके इसको एक्सपेडाइट करेंगे ताकि इनकी कम्युनिटी तक पहुंचे और ज्यादा अच्छी और बड़ी मिकदार में हम इन तक पहुंचे। इसी के साथ साथ मैं अपने एग्जेक्टिव काउंसिल में भी ये बात रखना चाह रहा हूँ कि कोरोना की इस मुहिम से निकलने के बाद ये जो पाकिस्तान में पहली दफा सेंसस हुआ 17 का, उसमें इनकी आबादी की पोर्शनेट तो बहुत थोड़ी आई है। मेरा ख्याल है बेशुमार लोगों ने शायद रजिस्टर नहीं करवाया होगा, लेकिन 10,000 के लगभग समझे। इनको अगर 3 गुना भी कर ले चले वो है। साहब आपने मुश्किलात में आप मजीद रजिस्टर कराना चाहते हैं। अच्छा अब तो शकूर साहब आप एक लम्हा दीजिएगा सर, मैं एक लम्हा अलमा साहब आप बताइए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं अपनी तजवीज़ को मुकम्मल कर लूं, उसके बाद इनको आप मौका दीजिए। बिल्कुल अपना ख्याल ये है कि जब हम इस कोरोना की जो इस वक्त की मुहिम है इससे बाहर आ जाते हैं
और अल्लाह ताला हम पे फजल फरमाता है और हम इस वबा से बाहर आ जाते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम खुद भी और दूसरी NGOs के साथ मिलकर इनके हालात की दुरुस्ती के लिए, इनके लिए कॉलोनियां बनाने का काम, इनके लिए जॉब के लिए ट्रेनिंग का काम और इनके लिए दूसरी चीजें जो है उसको अपनी प्रायोरिटी में रखें। आपके इल्म में आरफन बिल्कुल ठीक का हमारा एक प्रोग्राम है पूरे मुल्क के अंदर। हम ये चाहेंगे कि इनके लिए भी हम खुद भी और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपना बड़े आसान तरीके से और बड़े आपने जो है वो मुफस्सल अंदाज से बता दिया कि आपके प्रोग्राम्स चल क्या रहे हैं और क्या क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आप आगे चल के करेंगे। अलमा साहब, अभी आप कह रहे हैं कुछ चीजों की कमी है, जरा बताइएगा। देखिए अली हैदर साहब, पहली बात तो ये जो NGOs का कह रहे हैं और हम ये करेंगे, वो जो NGOs हैं वो दूसरी कम्युनिटी सो कार्ड जो ख्वाजा सराय है उन तक पहुंच जाती हैं। जो असल ख्वाजा सराय है उधर तक तो पहुंचता ही कोई नहीं है। जिस तरह के वजीर आजम हाउस में जो हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए वो 100 कार्ड ख्वाजा सरायों को बुला के किए गए, उनमें 2 असल ख्वाजा सराय थे, बाकी जितने थे वो 100 कार्ड थे। और मेरा हेल्थ कार्ड अभी तक मुझे नहीं मिला। मुझे कॉल आई कि आपका लाहौर नीले गुंबद में वो हेल्थ कार्ड है वो ले लें। मैं रावलपिंडी 30 साल से और लाहौर में जाके हेल्थ कार्ड ले लूं, ये तो इनकी मैनेजमेंट है। दूसरी बात ये जो NGOs हैं वो 100 कार्ड के पास जा रही हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा। ये एक इशू हो गया। दूसरा इशू तीसरी बात ये है कि मैं गवर्नमेंट को एक मशवरा देना चाहती हूँ कि हम ये लोग कहते हैं हम कॉलोनियां बनाएंगे, इनके लिए बनाएंगे, जो जितने घर इमरान खान साहब कह रहे हैं, वजीर आजम हमारे कह रहे हैं, तो हमारे लोगों के लिए भी घर बनाने चाहिए इनको। नहीं, वो तो खिदमत फाउंडेशन वाले अपने तय करेंगे, हुकूमत तो करेगी अलमास साहिबा, ये तो खिदमत वाले कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। अब तक देखो उन्होंने कितना काम किया आपके लिए। काम कर रहे हैं, लेकिन घर देने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चेक कर ले वो ख्वाजा सराय हो, सिर्फ लिपस्टिक पाउडर लगा के वो ख्वाजा सराय ना बने हो जो इस तरह बने हुए हैं, ये चेक कर लीजिएगा। उन लोगों को घर ना दे दीजिए ख्वाजा सराय। इसी सिलसिले में कह रहे हैं ना अब्दुल शकूर साहब कि वो आपसे कोऑर्डिनेशन में आएंगे, आपसे राब्ते में आएंगे ताकि हकायक का इल्म हो सके। आजकल हर काम में जो 2 नंबरी चल रही है ना, पॉलिटिशियंस में भी हर जगह पे, तो इधर भी 2 नंबरी चल रही है। और दूसरा ये मैंने इनको कहना है कि जो लोग हमारे आइस पी रहे हैं, 50% लोग 100 कार्ड जो पी रहे हैं, उनके इलाज के लिए भी कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि इनका इलाज बहुत महंगा है। आइस जो छोड़ना चाहते हैं तो इनके लिए ऐसा कुछ करें कि जो आइस छोड़ना चाहते हैं उनका इलाज जो है वो जरा इजीली हो सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल शकूर साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद क्रिकेट के एक ऐसे स्टार की बात करेंगे जो सारी जिंदगी अपने करियर में तनाज़ात में घिरा रहा और अब इस पर पाबंदी भी लग चुकी है। वक्फे के बाद नाज़रीन, क्रिकेट में कारनामे कम मगर तनाज़ात बेतहाशा। कभी कोच से झगड़ने वाले तो कभी साथी खिलाड़ियों से उलझने वाले, कभी ट्रैफिक वार्डन से लड़ाई तो कभी डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाने वाले। क्रिकेट से ज्यादा डांस पार्टीज के शौकीन पाकिस्तानी क्रिकेट के बैड बॉय समझे जाने वाले उमर अकमल पर हर किस्म की क्रिकेट के दरवाजे अब 3 साल के लिए बंद कर दिए गए। उमर अकमल पर मैच फिक्सर्स के राब्तों की इत्तला न करने का जुर्म साबित हो गया और वो एंटी करप्शन कानूनी की जो दफा है उसकी 4(2) के मुताबिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए गए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक PSL 2020 से पहले उनकी उमर अकमल से राब्ता किया गया और इन्हें फिक्सिंग की पेशकश भी की गई थी। इन ठोस शवाहिद के हाथ लगने के बाद PCB ने कार्रवाई की और फिर उमर अकमल ने भी बुकी से राब्ता होने का एतराफ किया, लेकिन PCB या टीम मैनेजमेंट को बर वक्त आगाह करने पर उनकी मुअत्तली को बरकरार रखा गया था। मैच फिक्सिंग का जुर्म साबित होने के बाद लेजेंडरी क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ बरस पड़े। साबिक क्रिकेट कप्तान राशिद लतीफ और रमीज राजा ने तो इस मैच फिक्सिंग की सजा को मजीद सख्त करने का मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से उमर अकमल ने 2018 में भी एक बयान दिया था, जब उन्होंने समा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि 2015 के वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच में उनको $2 लाख की रिश्वत की पेशकश की गई थी। वर्ल्ड कप में ऑफर हुई थी कि ये ऑफर हुई थी कि अब ये कह लो कि छोटे छोटे स्पॉट फिक्सिंग जैसे 2 बॉल डॉट खेल लो तो हम तुम्हें $2 लाख दे देंगे, $1.5 लाख दे देंगे। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार प्लीज़ अपनी बकवास बंद करो।
इस इंकशाफ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वीडियो लिंक पर 4 माह कबल उमर अकमल का इंटरव्यू भी लिया था। इस इंटरव्यू में उमर अकमल ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने इन पेशकशों की इत्तला टीम इंतजामिया को दी थी या नहीं, क्योंकि आईसीसी कवानीन के तहत अगर किसी खिलाड़ी को सट्टेबाजों की जानिब से पेशकश होती है तो इसे इसकी इत्तला टीम इंतजामिया को करना होती है, क्योंकि इसी तरह की पेशकश को छुपाने पर मार्च 2017 में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को भी 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। मोहम्मद इरफान के मुकाबले में उमर अकमल को ज्यादा कड़ी सजा का सामना है और इसकी वजह उनकी झगड़ालू तबीयत है और अपने इसी रवैये के बायस रवाबर्स फरवरी में भी उमर अकमल एक मुश्किल से बाल बचे थे। जब उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए तो उन्होंने अपने कपड़े उतारते हुए इंतजामिया को कहा कि देख लें चर्बी कहाँ है। उनकी इस हरकत का पीसीबी ने सख्त नोटिस भी लिया। तहकीकात के बाद इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। उमर अकमल ने पहली बार 2010 में अपने 5वें टेस्ट मैच में अपनी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी और जब दौरे ऑस्ट्रेलिया के आखिरी मैच में उनके भाई कामरान अकमल को बदतरीन कारकर्दगी पर टीम से ड्रॉप किया गया तो उमर अकमल ने मैच न खेलने के लिए अपनी कमर की इंजरी का बहाना बनाया था, जिस पर क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें पहली बार बतौर सजा जुर्माना आयद किया था। नाजरीन, जरा कामरान अकमल की इस नाकिस परफॉर्मेंस नजर डालते हैं। यही नहीं बल्कि उमर अकमल का माजी तनाज़ा से भरा पड़ा है। उनके साथी क्रिकेटर्स के साथ अनबन के भी कई वाक़या सामने आ चुके। 2017 में टीम में शामिल न किए जाने पर उन्होंने कोच मिकी आर्थर पर इल्जामात की बौछार कर दी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद रोज बाद ही साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने उमर अकमल को क्रिकेट से दूर रहने और खुद को ठीक करने का मशवरा दिया। 2017 में भी फास्ट बॉलर जुनेद खान के साथ भी उनकी सर जंग सामने आई थी, जिस पर पीसीबी ने बीच बचाव कराया था। अकमल सिर्फ क्रिकेट के ही बैड बॉय नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया से बाहर भी झगड़ों में मशहूर हैं। 2014 में उनका एक ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो 1 दिन तक थाने में भी बंद रहे थे। उमर अकमल का जी थाने की मेहमान नवाजी से एक बार नहीं भरा। नवंबर 2015 में हैदराबाद में एक डांस पार्टी के दौरान नाजेबा हरकत पर भी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमर अकमल को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सबक न सीखा। 2019 में दुबई में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही थी, लेकिन जेंटलमैन्स गेम के बैड बॉय डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाते हुए नाइट क्लब जा पहुंचे, जिस पर इन्हें मैच फीस का जुर्माना भरना पड़ा था। अकमल के क्रिकेट में कारनामे कम है मगर तनाज़ात बेतहाशा, लेकिन हर बार वो तनाज़ात से आसानी से निकलते थे। लेकिन जो दाग मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के इस स्कैंडल ने उनके क्रिकेट करियर पर लगाया है, इसकी तलाफी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि उमर अकमल की उम्र इस वक्त 29 साल है और सजा पूरी होने के बाद 32 साल की उम्र में उनकी क्रिकेट में वापसी होगी। और 32 साल की उम्र एक क्रिकेटर के लिए आइडियल तो बिल्कुल भी नहीं समझी जाती। यानी दूसरे अल्फाज में इस सजा ने उमर अकमल के क्रिकेट करियर के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उमर अकमल के जुर्म और पीसीबी की सजा के हवाले से बात करेंगे माहिर क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब से। मिर्जा साहब, ये जो सजा उमर अकमल को दी गई, जो काम उन्होंने किया, जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की और किस तरह से उन्होंने मैच फिक्सिंग के हवाले से बर वक्त आगाह नहीं किया, ये सजा आप काफी समझते हैं यही होना चाहिए था? देखिए अली, उस लिहाज से तो देखा जाए कि इतनी ज्यादा सजा है कि 3 साल की हर किस्म के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहा है इस हवाले से स्पॉट फिक्सिंग। हालांकि उमर अकमल को सिर्फ अप्रोच किया गया और उन्होंने बताया नहीं, या तो किसी चीज में वो इन्वॉल्व होते या कोई इम्प्लीमेंट करते तो समझ में आती थी बात। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान वानी साहब ने अपने एक वीडियो मैसेज में गुज़िश्ता दिनों कहा था कि वो क्रिमिनल लॉ बनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है इस हवाले से कोई एक सख्त इक़दाम उठाने जा रहा है और उसने एक सिग्नल दिया है दीगर प्लेयर्स को। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि उसकी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें मोहम्मद आमिर सब कुछ किया, उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गए और वो वापस आ गए। शर्जील खान की वापसी का भी, हमसे अलावा भी दीगर कई प्लेयर्स जिनको साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, पीसीबी के जो डायरेक्टर वो एंटी करप्शन है, वो सारे प्लेयर्स वापस आ गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद अब ये फैसला किया है कि एक सख्त कदम उठाया जाए ताकि दीगर क्रिकेटर्स को ये मैसेज दिया जाए। लेकिन मेरी नजर में ये मैसेज उसी वक्त जा सकता है जब तक आप किसी क्रिकेटर को लाइफ टाइम बैन नहीं करेंगे और कोई आप उसमें रिलक्टेंस शो नहीं करेंगे, कोई लचक शो नहीं करेंगे, जब ये मामला हल हो सकता है। अच्छा सर,
सर इसकी नौबत ही क्यों आती है मिर्जा साहब? मतलब हमारे नौजवान को, हमारे बॉयज को ट्रेन क्यों नहीं किया जाता, उनको इस तरह के स्कूल्स क्यों नहीं उनको दिया जाता, कि बताया क्यों नहीं जाता कि आपने कौन सी बात बतानी है, कब बतानी है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, कंडक्ट आपका क्या होना चाहिए? पीसीबी को इस पर भी तो सोचना चाहिए ना सर। बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेस किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता नहीं है। अब अगर अली आप देखें गुज़िश्ता 8-10 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है स्पॉट फिक्सिंग का निशाना बने हैं। 3 प्लेयर्स तो आपके सलाखों के पीछे चले गए, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, फिर उसके बाद PSL में शर्जील खान और खालिद लतीफ, फिर उसके अलावा मोहम्मद इरफान ने रिपोर्ट नहीं किया, मोहम्मद नवाज ने रिपोर्ट नहीं किया, उमर अकमल का केस, तो हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स आए हैं इस नरगे में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस हवाले से शुरू से वो एक सख्त पॉलिसी इख्तियार करता है। मेरे ख्याल में थोड़ा लीनियंट था और उस लीनियंसी की वजह से, क्योंकि आप देखें ना कि आमिर जेल की सजा काट कर आए, हमने उनको हीरो बनाकर पेश किया। अब वही आमिर जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कहीं ना कहीं जो है वो नर्म है, जिसकी वजह से जिसका एडवांटेज जो है वो प्लेयर्स लेते हैं, और शायद क्रिकेट बोर्ड ने इस पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी है अली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिर्जा साहब किस बात का खौफ है? प्लेयर लूज कर देने का खौफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सब तरह के इख्तियारात मौजूद हैं, और ये बदनामी बार बार देखें, एक प्लेयर की बदनामी नहीं होती अगर वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा जाता है, ये पूरे बोर्ड की बदनामी होती है। तो बोर्ड क्यों हिचकिचाता है सर? ये तो सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि कोई दबाव होता है क्रिकेट बोर्ड पर कि कहीं ना कहीं कोई सिफारिश आ जाती है और फिर क्रिकेट बोर्ड उसके आगे सरेंडर कर देता है। लेकिन एक चीज और भी बोर्ड को करनी होगी कि जो लोग खिलाड़ी से अप्रोच करते हैं उनका भी पता लगाए, उनको भी सख्त तरीन सजाएं दें, उनको भी मंजर आम पर लेकर आए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। क्योंकि देखें प्लेयर्स हमारे ज्यादातर एजुकेटेड नहीं है और वो जल्दी आ जाते हैं। लालच एक ऐसी बला है कि लालच का आदमी हर कोई शिकार हो जाता है, और खास तौर पर अगर उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई हो, ऐसा आया हो। क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो मैट्रिक करते नहीं, क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलकर अपनी टैलेंट के बलबूते पर पाकिस्तानी टीम तक रसाई हासिल करते हैं। तो बोर्ड को इस हवाले से एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। बोर्ड ने पहले जो था वो वसीम बारी साहब को रखा हुआ था कि वो लेक्चर्स देंगे, और फिर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं उनसे भी बोर्ड लेक्चर दिलवाता है, लेकिन उन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं होता। मेरे ख्याल में वहां पर भी बोर्ड को देखना चाहिए, और बोर्ड को उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो खिलाड़ियों को अप्रोच करते हैं और उन तक उनको रसाई हासिल करके उनको भी मंजर आम पर लाया जाए और उन्हें भी सजाएं दिलाई जाएं। तब फिर पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से लोग इस तरह की अप्रोच करते हुए हिचकिचाएंगे और डरेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, किसी कहते हैं ना कि एक अरसा गुजारने के बाद, एक उम्र गुजारने के बाद, अपने उरूज को एंजॉय करने के बाद जो तौबा या रिपेंट करने का अमल है, इसको किस तरह देखते हैं? सलीम मलिक साहब ने भी अब जाके जुबान खोली है, इतना अरसा वो खामोश रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए सलीम मलिक को अली जब मई 2000 में जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, तो सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी आयद की गई थी। फिर उसके बाद सलीम मलिक खामोश रहे। साहब हम सॉरी, वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।